नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस विशेष कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का यह विशेष फीचर राजनीति को डेडिकेटेड है और हम इस प्रोग्राम में हमारे आसपास में चल रही राजनीति के ऊपर विचार करते हैं और उस विमर्श के ऊपर भी चर्चा करते हैं जो राजनीति में इन दिनों चल रहा है। इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट के बतौर इस कार्यक्रम के सूत्रधार, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और राजनीति के चाणक्य समझे जाने वाले चंद्रराज सिंह भी मेरे साथ होते हैं और इस कार्यक्रम में हम विशेषतः राजनीति में चल रहे उठापटक, सियासी शतरंज के ऊपर बिछ रही चालें और उन चालों से उत्पन्न हो रहे भूचाल के बारे में बात करते हैं। और इस कार्यक्रम में हम विशेष तौर पर यह भी चर्चा करते हैं कि राजनीति में अभी उठाए जा रहे कदमों से आगामी दिनों में क्या असर होंगे। यह कार्यक्रम राजनीति को समझने वाले उन सभी सुधी लोगों के लिए आवश्यक है। उनको यह कार्यक्रम देखना चाहिए, क्योंकि राजनीति से आप चाहे कितनी दूरी बनाए रखें, राजनीति आपसे दूरी नहीं बनाती है। आप चाहे राजनीति को प्रभावित करते हो या ना करते हो, लेकिन राजनीति आपको जरूर प्रभावित करती है। इसलिए मेरा आप सब दर्शकों से आग्रह है कि राजनीति के इन कार्यक्रमों को आप विशेष तौर पर देखें, क्योंकि राजनीति ही आपके और हमारे सबके यानी हमारे देश की तकदीर के बारे में फैसला भी करती है और आगामी दिनों में इन फैसलों के दूरगामी असर भी होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अब हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, पूर्व कैबिनेट मंत्री और राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंह भी का स्वागत किया जाए। सिंघवी साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सुभाष जी, नमस्कार। यूं तो इस कार्यक्रम के आप सूत्रधार हैं और आप ही हमें हमारे दर्शकों को बताते हैं कि किस तरह की राजनीति देश में चल रही है, प्रदेशों में किस तरह की राजनीति है और इस राजनीति से आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और ये राजनीति किस करवट बैठेगी। तो मैं कार्यक्रम की प्रस्तावना कर देता हूं। एक बात जो इन दिनों चल रही है उसको जरूर मैं पहले रेखांकित करना चाहूंगा कि भारत में जो सरकार चल रही है, इसके ऊपर विपक्ष का यह कहना है कि सरकार एक ट्रायंगल के द्वारा चलाई जा रही है। तो आप हमें यह बताइए कि ये ट्रायंगल क्या है। ट्रायंगल बहुत ही स्पष्ट है। इस ट्रायंगल के 3 बिंदु है। एक बिंदु पर तो शीर्ष में नरेंद्र मोदी है और नीचे के आधार के 2 बिंदु हैं, एक अमित शाह है और दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। यह तो कहा जाता है कि सरकार ट्रायंगल द्वारा चलाई जानी है, यह एकदम सत्य है और कटु सत्य भी कहा जा सकता है। सवाल यह पैदा होता है कि राष्ट्रीय सेवक संघ की एक संतान है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो 74-75 में जन्मी है। राष्ट्रीय सेवक संघ तो बहुत वर्षों पुराना है। अंततोगत्वा इस देश के अंदर जब भी कोई संकट आता है तो दौड़कर सबसे पहले राष्ट्रीय सेवक संघ अपना सीना आगे करता है। इसी राष्ट्रीय सेवक संघ के संतान के रूप में जब स्वतंत्र पार्टी के सी राजगोपालाचारी की मृत्यु हो गई 74 में और स्वतंत्र पार्टी राष्ट्रीय की मुख्य विपक्षी धारा में थी, विपक्षी पार्टी नहीं, वो नहीं रही, तब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ तो शिशुकाल में जन्म हुआ। शिशुकाल में जीना हुआ तो बच्चों की तरह थी, इससे विकास नहीं हुआ। जैसे जैसे राष्ट्रीय सेवक संघ ने एक माँ की तरह अपना दूध पिलाया, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का विकास होता गया। इसलिए अगर यह कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आधार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है तो कतई झूठ नहीं है, इसे एकदम कठोर सत्य माना जाएगा। मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इसको स्वीकार करे। भारतीय जनता पार्टी के पास न तो यूथ विंग थी, न और कोई कार्यक्रम था, केवल कुछ लोगों के नाम थे। राजमाता का नाम था, अटल बिहारी का नाम था, बाकी था क्या? जो था वो आरएसएस थी। एक एक गांव में, एक एक घर में, एक एक गली में, एक एक चौराहे पर, एक एक चौराहे, हर जगह राष्ट्रीय स्वयं संघ थी। जब राष्ट्रीय स्वयं संघ ने अपना पूरा का पूरा रक्त पिला दिया तो भारतीय जनता पार्टी जवान होगी तो सत्ता में आ गई। मगर इसका श्रेय तो राष्ट्रीय स्वयं संघ को ही दिया जाएगा और जब श्रेय राष्ट्रीय स्वयं संघ को दिया जाता है तो इस सरकार का आधार राष्ट्रीय स्वयं संघ है। इस आधार के 2 किनारे हैं। एक तो अमित शाह जो सरकार का संगठन चलाते हैं, एक शीर्ष पर जो व्यक्तित्व का नेतृत्व काम आता नरेंद्र मोदी है और दूसरे किनारे पर भारतीय जनता पार्टी की
जन्मदात्री राष्ट्रीय स्वयं संघ है। ये तीनों, ये ट्राइंगल ही आज इस देश को चला रहा है। इस देश के अंदर राजनीति का आधार ही आरएसएस है, इसको स्वीकार करना। और अब आरएसएस तो पहले वाली रही या न रही, ये एक अलग विचार का प्रश्न है। मुझे याद है आरएसएस के लोग, संघ के लोग साइकिल पर जाते थे, एक थैली के अंदर मूंगफली चने लेकर के जाते थे। उन्होंने बड़ी मेहनत, मजदूरी, हिम्मत और ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को विस्तृत विस्तार दिया। अब वो बात नहीं रही है। अब तो राष्ट्रीय स्वयं संघ पर सत्ता का कुछ न कुछ मुलम्मा लगने लगा है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो आधार है उसके ऊपर सरकार तो बन गई, मगर वो त्यागमयी भावना नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसका आधार केवल और केवल राष्ट्रीय स्वयं संघ है। आरएसएस न हो, आरएसएस की बैठकें न हो, आरएसएस के प्रचारक न हो, आरएसएस का प्रचार न हो, आरएसएस काम न करे तो भारतीय जनता पार्टी 25, 30, 40 से ज्यादा सीटें नहीं ला सकती। यह सब भारतीय जनता पार्टी का उत्पन्न होकर के जो आज वर्चस्व बढ़ा है, इसीलिए मैं कहता हूं कि इस सरकार का ट्राइंगल है। एक बिंदु नरेंद्र मोदी है, दूसरे अमित शाह है और तीसरा बिंदु है राष्ट्रीय स्वयं संघ। ये राष्ट्रीय स्वयं संघ आधार बिंदु है। इस आधार के ऊपर ये दोनों काम करते हैं। इनकी अपनी कोई क्षमता हो ऐसा मैं नहीं मानता, कितना कार्यकर्ता मैं नहीं मानता। व्यक्तित्व है पर व्यक्तित्व का प्रचार कौन करता है, श्रेय है पर श्रेय दिलवाता कौन है, नारे रखते पर जय जयकार कौन कराता है, ये सब राष्ट्रीय स्वयं संघ की देन है ये सरकार। इसलिए इस सरकार के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि आरएसएस के हर एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करे, उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करे। अपोजिशन इसलिए चला था कि उनके पास यूथ विंग है ही नहीं। आज देश के अंदर मैं अपोजिशन की बात चलिए तो मैं एक मिनट आपको ये पूछ लूं कि क्या इस जो ये ट्रायंगल है इसका मुकाबला विपक्ष कर पाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता है। आज कांग्रेस की यूथ कांग्रेस काय की यूथ कांग्रेस है, आप बताओ। कम्युनिस्टों का फेडरेशन क्या फेडरेशन है? आज एक स्वर पर एक शब्द में आरएसएस के 2 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं। ये कैसे मुकाबला करेंगे? न तो इनमें त्याग है, न कल्पना है, न देशभक्ति का जज्बा है, न शौर्य है, न राष्ट्र के लिए काम करने की क्षमता है, न राष्ट्र की भूख मिटाने की क्षमता है, न अकाल में काम करने की क्षमता है, न युद्ध में काम करने की। आप याद करो, जब युद्ध हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, एक दिन में हजारों ट्रकें आरएसएस वालों ने भेज दी थी। जब अकाल भूकंप पड़ा था कच्छ के अंदर, हजारों आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जान लगा दी थी। इसलिए जो त्याग करता है तो उसका त्याग का फल मिलता है। त्याग आरएसएस करती है, खुद फल नहीं देकर के भाजपा को फल दिला देती है। आप ही बताइए कौन सी पार्टी की यूथ विंग ऐसी है जो आरएसएस का मुकाबला कर सके? एक एक घर जाना, 25-25, 40-40 वक्ताओं पर, मतदाताओं पर एक एक आदमी को नियुक्त करना, लगातार बैठ के करना, लगातार चिंतन शिविर करना, अपने सरसंघ चालक और संघ चालक के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी को पुश करना, ऐसा और कोई काम करने वाली पार्टी है तो मैं उसका नाम जानना चाहूंगा। आप ही बता दीजिए, है कोई आपके ध्यान में? नहीं है तो फिर इसका मुकाबला कैसे करोगे? इसलिए मैं कहता हूं कि ये ट्राइंगल बहुत मजबूत ट्राइंगल है। नेतृत्व में मोदी की कोई कमी नहीं है। योजना और परियोजना बनाने में अमित शाह भी एक मुकाबले की चीज नहीं रखता। अपनी अमित शाह कहते हैं वो करके दिखा देते हैं, चाहते हैं उसकी चाहत रखते हैं, नहीं चाहते हैं उसका विरोध करते हैं। मोदी जी सर्वमान्य नेता बनकर इस देश को नेतृत्व देते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस नेतृत्व को परिपुष्ट करते हुए अपना काम करता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये ट्राइंगल ही इस देश का राज कर जी। तो ये तो रही बात ट्राइंगल को लेकर। मैं आज की इस बातचीत में ये भी हमारे दर्शकों को अवगत कराऊंगा आपके माध्यम से कि जो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की तख्ता पलटी हुई है, ये क्या असर इसके आगे आने वाले दिनों में होंगे। और आला कमान ने जिस तरह का एक बोल्ड सा चेहरा दिखाया है, हम आपके जो सियासी चाल भूचाल के कार्यक्रम में आपने बहुत पहले इस बारे में इशारा दिया था कि आला कमान को मजबूती से फैसले लेने होंगे और सामने आकर इस बात को देखना पड़ेगा कि कौन पार्टी के साथ है और कौन पार्टी के इधर उधर जा रहा है। तो ये आपके सियासी चाल भूचाल के कार्यक्रमों में आपने बहुत पुरजोर ढंग से एक बार कहा था, मुझे याद है।
और उसके बाद से ये जो पंजाब कांग्रेस में हुआ है चेंज, ये क्या लगता है, क्या मैसेज है ये स्पष्ट मैसेज है। मैंने बार बार ये कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी एक दिन में 40 केंद्र के मंत्री बदल सकता है, सोचता नहीं है, तो राजस्थान में 2 नौजवानों की लड़ाई, एक जवान और एक वृद्ध की लड़ाई, इसका फैसला 1.5 साल तक कांग्रेस नहीं कर सकी। इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस का हाईकमान अपनी शक्ति और सत्ता को स्थापित करने में असफल हुआ है। मैं चाहता था कि राहुल गांधी और सोनिया जी और प्रियंका अपनी सत्ता को एस्टेब्लिश करें। मैं नहीं कहता कि मेरे इस वक्तव्य के कारण असर हुआ होगा, पर कुछ असर जरूर हुआ होगा। इसीलिए पहली बार पंजाब के अंदर कांग्रेस के आला कमान ने अपनी ताकत दिखाई और सिद्धू और अमरिंदर की लड़ाई को एक मुकाम पर जाकर के एक झटके में समाप्त कर दिया। अमरिंदर जैसे मजबूत आदमी को, जो पटियाला का महाराजा भी है, अत्यंत साधन संपन्न है, जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास सबसे ज्यादा सिक्कों के मत है, उस आदमी को 5 मिनट में हटाकर कांग्रेस हाईकमान ने साबित किया है हाईकमान इज स्ट्रांग, हाईकमान इज पावरफुल, हाईकमान इज डिसीजिव। ये अच्छा निर्णय हुआ है। मैं इसका सारा श्रेय राहुल गांधी को देता हूं, क्योंकि जब तक राहुल गांधी मैदान में नहीं उतरे तब तक ये किसी करने की हिम्मत नहीं थी। आई कांग्रेचुलेट राहुल गांधी फॉर द बोल्डेस्ट डिसीजन ऑफ पंजाब, बट आई आल्सो रिपीट he should take a similar decision in all those states where there are differences। जहां अंतर है वह कांग्रेस को अपनी ताकत दिखानी चाहिए। आला कमान ताकतवर होगा तो डिसिप्लिन रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा तो पार्टी काम करेगी, पार्टी करेगी तो कार्यकर्ताओं में जोश रहेगा। किया है, इसका असर पड़ेगा, छत्तीसगढ़ पर भी पड़ेगा, राजस्थान पर भी पड़ेगा। कहां, कैसे, कितना पड़ेगा, ये तो आला कमान के फैसले पर निर्भर करता है कि आला कमान कितनी ताकत के साथ अपनी ऑथोरिटी को एस्टेब्लिश करता है। अगर आला कमान अपनी ऑथोरिटी को एस्टेब्लिश नहीं करता है तो आप ये मान करके चलना कि राजस्थान का किसी अन्य स्टेट का विकास होगा ही नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता तभी संतुलित होते हैं जब आला कमान से संबंध होता है। अभी मैंने कहा था भारतीय जनता पार्टी के बारे में, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई कितना करे, आधारभूत आरएसएस जब एक फैसला ले लेती है तो ऊपर का केंद्र बिंदु हो अथवा आधार का दूसरा बिंदु हो, उसको फैसला मानना पड़ता है। मैं चाहता हूं ऐसा ही हो, क्योंकि कांग्रेस कोई छोटी पार्टी नहीं है, राष्ट्र की महानतम लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस का विघटन इस देश में लोकतंत्र का विघटन है। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि कांग्रेस मस्ट एस्टेब्लिश द अथॉरिटी, हाईकमान मस्ट एस्टेब्लिश द अथॉरिटी। अब कोई आदमी आकर के यहाँ कहता है यहाँ का मंत्री क्या होता है हाईकमान, एवरीथिंग इज वी, ये रॉन्ग है। यू आर नथिंग। एक इशारा कर दे तो जो एमएलए आपके साथ लग रहे हैं उनसे 5-10 ही बचते हैं। अमरिंदर जी से सारे एमएलए थे ना, एक झटके के बाद 28 ही बच गए, 1 घंटे में चले गए। भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान, भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान आरएसएस है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का हेडक्वार्टर पार्टी के अलावा एक और है, वो नागपुर में है। वहां का फैसला आता है, अंतिम फैसला होता है, वो फैसला पहुंचता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मानना पड़ता है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो। संघ की अवहेलना करने की औकात किसी की नहीं है। मैं चाहता हूं कांग्रेस भी ऐसा सिस्टम लाए, हर पार्टी को ऐसा सिस्टम लाना चाहिए, बिकॉज ये सिस्टम की जब ताकत होगी तो पार्टी की ताकत होगी। तो ये आपने जो कहा राजस्थान के बारे में, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि पार्टियों में जो अंतर्कलह चलता है उसको मिटाने के लिए एक डिसिप्लिन कराने वाली अथॉरिटी की जरूरत है। अब चूंकि आपने राजस्थान का नाम लिया है तो पंजाब का कोई असर आपको राजस्थान में भी दिखाई देता है? आपको नहीं दिखाई देता है, मुझे तो इस पर दिखाई देता है। थोड़े ही दिनों में आप देख लेना, राजस्थान कांग्रेस अनुशासित हो जाएगी, हाईकमान का डंडा चलेगा, सब सीधे हो जाएंगे, घमंड और अहंकार चूर चूर हो जाएगा। जो मान लेगा हाईकमांड को विश्वसनीयता के आधार पर, वो बना रहेगा, वो तना रहेगा, और जो हाईकमान की अवहेलना करेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। यही तो पंजाब में हुआ है। अगर अमरिंदर सिंह शुरू से ही हाईकमान की बात मानते रहते, सिद्धू को गले लगाते रहते, तो आज उनकी स्थिति नहीं होती। हाईकमान के फैसले को स्वीकार करना राजस्थान कांग्रेस की मजबूरी है। थोड़ा दिनों तक ये नौटंकी चल सकती है, कोई आदमी अपने आप को हाईकमान से बड़े कद का मान सकता है, मानने को तो क्या है, मानने की छूट है, कोई भी आदमी मान सकता है, पर मानने से होता क्या है। राहुल गांधी अगर एक फटकार दे दे और बुला करके कह दे कि मिस्टर यू हैव टू डू दिस और यू हैव टू गो, तो कोई जाना पसंद नहीं करता है।
राहुल गांधी के आदेश का पालन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग जवाब में कहते नहीं है, कोई हाईकमान डुप्लीकेट बात करता है, इसलिए स्थानीय नेताओं की ताकत बढ़ जाती है। किसी स्थानीय नेता को हाईकमान ने स्ट्रॉन्ग डिसीजन क्यों नहीं लिया था तो सचिन गांधी के डिसीजन को इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया तो नहीं करने वाले को उन्होंने प्रताड़ित क्यों नहीं किया। ये सब गलती हाईकमान की है। आरएसएस का सबसे बड़ी सफलता, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हाईकमांड है और वो स्थायी है। इसलिए आरएसएस के कारण भारतीय जनता पार्टी जिंदा रहती है, ताकत में रहती है और आगे बढ़ती है। और आज भी कुंभलगढ़ में चिंतन शिविर है, भारतीय जनता पार्टी का चिंतन शिविर है। ऐसे 100 चिंतन शिविर से ज्यादा शिविर तो आरएसएस हर बार लगाती है। आरएसएस में कटारिया जैसे प्रचारक हैं जो महीने में 20 दिन प्रचार संस्था में घूमते रहते हैं, जो केवल आरएसएस के कार्यकर्ताओं से और पार्टी कार्यकर्ताओं से ही बात करते हैं। कांग्रेस की वो परिपाटी खत्म हो गई, कांग्रेस की परंपरा खत्म हो गई। सुना कभी यूथ कांग्रेस के 10 सम्मेलन हुए हैं? सुना कभी यूथ कांग्रेस ने जिलावार सम्मेलन किया है? सुना कभी कांग्रेस ने जिलावार सम्मेलन किया है? सुना कभी कांग्रेस ने प्रचारकों की तरह काम किया है? करता ही नहीं है कोई। सब सत्ता में मदहोश होके मस्त हो जाते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो पार्टी कमजोर होती है। जी, तो अब मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा, चूंकि बात आपने नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया है, तो क्या आगामी दिनों में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प किसी भी विपक्ष की पार्टी के पास है? राष्ट्र में नहीं, देश में कभी किसी का विकल्प होता ही नहीं है। कुछ लोग समानांतर बनने का प्रयास करते हैं, कुछ को जनता समानांतर बनाते हैं। आज तक महात्मा गांधी का विकल्प नहीं बना, जवाहरलाल नेहरू का विकल्प नहीं बना, लाल बहादुर शास्त्री का विकल्प नहीं बना, अटल बिहारी वाजपेयी का विकल्प नहीं बना। आज तक तो मोदी का विकल्प कहां से आएगा? विकल्प व्यक्ति का नहीं होता है। जब संस्थाओं के 2 पुत्र एक साथ जन्म लेते हैं तब विकल्प होते हैं। जब संस्था एक ही पुत्र को जन्म देती है तो विकल्प कहां से होगा? विकल्प लाने के लिए मोदी बनना पड़ता है। गांव गांव घर घर मोदी के करोड़ों नारे सुनने पड़ते हैं। शिकायत करने वालों को झटका देना पड़ता है, पाकिस्तान को सबक देना पड़ता है, कश्मीर को दुरुस्त करना पड़ता है, गलत धाराओं को हटाना पड़ता है, जनता के लिए मरना पड़ता है, गरीबों के लिए नीति बनानी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, तब नरेंद्र मोदी बनता है। नरेंद्र मोदी किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं होती। एक बार मैंने सरसंघ चालक को एक पत्र लिखा था, उन दिनों चर्चा चली थी कि अटल जी अडवाणी का कोई विकल्प आएगा। तब मैंने लिखा था सुदर्शन जी को चिट्ठी, वो चिट्ठी प्रकाशित हुई थी। मैं कहा सुदर्शन जी, अटल जी अडवाणी किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं होते हैं, 50-50 साल की तपस्या से पैदा होते हैं। नरेंद्र मोदी तपस्या से पैदा हुआ है। आपको बच्चों का खेल लगा, आप पैदा कर दोगे, ओवरनाइट नरेंद्र पैदा कर दोगे तो ओवरनाइट सुभाष शर्मा भी पैदा हो जाएगा, तो ओवरनाइट चंद्रराज सिंह भी पैदा हो गया। करके दिखाओ ना। आदमी स्वयं बनता है, बनाया नहीं जाता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आएगा जो इतना ताकतवर और दमदार होगा तो बन जाएगा। इसलिए विकल्प की तलाश करना मूर्खता है। जो है उसी को मजबूत करना, उसी को सक्षम करना राष्ट्रभक्ति का तकाजा है, देश का तकाजा है। अब जो बिना बात का मोदी का विरोध करते हैं वो भूल जाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अगर मोदी की प्रतिष्ठा गिरती है तो भारत की प्रतिष्ठा गिरती है। वो भूल गए कि जब जवाहरलाल नेहरू क्रिस्टोफर कैनेडी के दोस्त बने तो भारत की प्रतिष्ठा बड़ी थी। तो भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कहा कि नेहरू का विकल्प लाओ। नेहरू जी ने यूएनओ में भाषण देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। वो होता है देशभक्ति का, वो होता है परचम, वो होती है राष्ट्रीयता, वो होती है राष्ट्रीय के प्रति विचार करने की क्षमता। अब जो है ही नहीं तो आप उसकी क्या कल्पना करोगे। इसलिए मोदी का कोई विकल्प 2029 तक नहीं है। इस दौरान कोई फैक्ट्री में एलिमेंट पैदा हो गया और हमको मालूम पड़ गया तो हम कहेंगे भगवान उस बचपन को जवानी तक पहुंचा दे, पर मुझे लगता नहीं है। मोदी का कोई विकल्प नहीं है। कहीं भी कोई नेता है उसका विकल्प नहीं। विकल्प वहां होता है जहां पार्टियों में अक्सर फुटबॉल होती है, आपसी टकराव होता है, एक दूसरे को गिराने की होड़ होती है, एक दूसरे पर आरोप लगाए, एक दूसरे की गतियां निकाली जाती है, तब विकल्प पैदा होता है। ये स्टेटों में हो सकता है, हर जगह ये विकल्प। केंद्र में विकल्प नरेंद्र मोदी का हो, आज मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। जी, तो अब चलते चलते चूंकि बात ट्रायंगल से शुरू हुई थी, अब ट्रायंगल पर ही इसको खत्म करते हैं। ट्रायंगल का कोई विकल्प विपक्ष बना सकता है क्या? 60 साल का जीवन है, हजारों कार्यकर्ताओं ने जान दी है। जब अयोध्या का मंदिर टूटा तो 56 आरएसएस के कार्यकर्ता मरे थे। जब अकाल पड़ा तो पहले तो अकाल पढ़ो, अकाल पटको ऐसा और फिर लाकर के लाओ कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करो। देश के युद्ध में, देश के अकाल में, देश की रणनीति में, देश के संघर्ष में जो राष्ट्रीय सहयोग संघ ने किया उसका 5% करने वाली युवा पीढ़ी लाओ, तब आरएसएस बनेगी। आरएसएस किसी की बाप की जागीर नहीं है, जनता की जागीर है। कौन लोग आप भी जाइए ना आरएसएस में, पहला प्रथम वर्ष होता है, द्वितीय वर्ष होता है, तृतीय वर्ष होता है, ट्रेनिंग होती है और वो चरित्र पर ध्यान देते हैं।
मैं ऐसे प्रचारकों को जानता हूं जिनके चरित्र पर जरा सा कलंक लगती निकाल दिया गया था उनको। संघ में ऐसा होता, यूथ कांग्रेस में ऐसा होता है क्या? फेडरेशन में ऐसा होता है क्या? कोई तो पार्टी लाओ। जब आरएसएस जैसी कोई संस्था है ही नहीं तो उसके जन्म से भारतीय जनता पार्टी का जन्म कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी का जन्म अगर नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा? इसलिए मैं कहता हूं न तो मोदी का विकल्प है, न आरएसएस का विकल्प है, न भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। हाँ, विकल्प के लिए कांग्रेस को छूट है, वो लाए ना राहुल गांधी को, खड़ा करे मर्द की तरह, बोलने दे, सपोर्ट करे, मोदी मोदी के राहुल के नारे लगाए, करोड़ों कार्यकर्ता जोड़ दे उसके पीछे, उसको तो मारा जाता है। कांग्रेस में जो कोई थोड़ा काबिल होता है उसको मार दिया जाता है। कांग्रेस में योग्यता निषिद्ध है, इसलिए कांग्रेस का नेतृत्व नहीं बनता। कांग्रेस में योग्यता निषिद्ध नहीं होती तो राजस्थान का इतिहास भी कभी का कुछ हो गया होता ही नहीं है। कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है योग्यता, काबिलियत, बोलने की क्षमता, लिखने की क्षमता, योग्यता, कल्पना, विचारशीलता और त्याग और तपस्या का कोई स्थान ही नहीं है, इसलिए कांग्रेस कमजोर हुई है। जी, तो अब मैं कार्यक्रम को कंक्लूड करता हूं। कोई ऐसी बात जो मैं न पूछ पाया हूं वो आप और कह दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसका संघ ये तो जिंदा रहेंगे, ताकतवर रहेंगे, पर लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैडम सोनिया जी आप भी कोई स्टेट लेवल में लीडर पैदा करो। और आज की तारीख में राहुल गांधी के अलावा उनके पास कोई नहीं है। क्या गलती है? बनाते इसको। राहुल गांधी को पतन करने में भाजपा का हाथ नहीं है, स्वयं कांग्रेस ने उसकी अवहेलना की। अब लाए, पहली बार पंजाब में राहुल गांधी ने अपनी क्षमता दिखाई है। राहुल गांधी को पूरी क्षमता का प्रदर्शन करो और पूरी कांग्रेस खड़ी हो जाए तो कम से कम मोदी तो जूनियर मोदी तो पैदा हो, इतना तो हो कम से कम। मगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपसे कहता हूं 29 तक नहीं बल्कि आगे भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प तब तक नहीं होगा जब तक आरएसएस की 10% ताकत भी किसी पार्टी की युवा पीढ़ी में नहीं आएगी। जी, तो आपने सुना वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, पूर्व कैबिनेट मंत्री, राजनीति के चाणक्य चंद्राजी सिंघवी को हमारे इस विशेष कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में। सिंघवी साहब, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में आपने जाना कि किस तरह से विपक्ष ट्रायंगल की बात कहती तो है, लेकिन ट्रायंगल का कोई विकल्प विपक्ष के पास में नहीं है। मैं कार्यक्रम को समाप्त करूं इससे पहले हमारे दर्शकों से यह आग्रह करूंगा कि आप वार्तिक टीवी को जिस भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं उस पर हमारे कार्यक्रमों के बारे में कमेंट करना न भूलें। आपकी तरफ से जो फीडबैक आएगा उसके हिसाब से हम हमारे कार्यक्रमों में सुधार भी करेंगे और जो विषय आपके द्वारा सुझाए गए होंगे उनको भी सम्मिलित करेंगे। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आप जिस तरह के कार्यक्रम चाहते हैं उसके बारे में भी आप हमको लिखकर भेजें, यानी कि कमेंट करके भेजें। जहां भी आप देख रहे हैं हमको, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हुए हैं, वहां लाइक करना और कमेंट करना न भूलें। तो यह था आज का हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल। आपने हमको ज्वाइन किया, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।